खैर मकदम है। पेशरफ्त के उन्वान से इस साल का ये छठा प्रोग्राम है। आज का उन्वान है हिंदुस्तान के मफकूद होते हुए परिंदे, उनकी बका के इम्कानात और तदाबीर। और मुकर्रिर हैं प्रोफेसर हाफिज शायक अहमद यहिया साहब, जिन्होंने मशहूर ज़माना बर्डमैन, जिन्हें जो सालिम अली साहब थे, सालिम अली साहब मरहूम की निगरानी में 1980 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी शोबा वाइल्ड लाइफ रहे हैं और अरसदराज तक शोबा के सदर और डीन फैकल्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी रहे हैं। इन दिनों अमेरिका में मुकीम है और वहीं से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारी किताबें उर्दू में तस्नीफ की हैं और जिसमें आपकी किताबें जहान दीगर, इस्लामी तनाज़ुर में वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत, हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ाती मकामात और हयातियाती तनव्वुअ, हिंदुस्तानी परिंदे, खुसूसियत, अफादियत और शनाख्त, और ताज़ा तरीन तसनीफ हिंदुस्तानी बारबेट परिंदों की हयातियात पर आ चुकी है। और अब हम लोग उस मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का मौजू फिर दोबारा मैं कह देता हूं कि हिंदुस्तान के मफकूद होते हुए परिंदे, उनकी बका के इम्कानात और तदाबीर। आपका लेक्चर इसी मौजू पर होगा और इस आज की महफिल की सदारत डॉक्टर काजी सिराज अजहर साहब फरमाएंगे। उनकी इजाज़त से मैं हाफिज शायक अहमद यहिया साहब को दावत देता हूं कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। इजाजत है। बहुत शुक्रिया। और इजाजत पूरी इजाजत आपकी और बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मौका मुझे मिला कुछ चीजें शेयर करने के लिए। एक्चुअली परिंदे तो इतने आम हैं और इंसानों के इतने करीब हैं कि तकरीबन सभी लोग उनसे वाकिफ हैं। और दुनिया में 10,080 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें हिंदुस्तान में एक 1365 परिंदे की किस्में हैं यहाँ। लेकिन हुआ यह है कि पिछले कई सदी से, यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और इंसानी सिविलाइजेशन का उरूज शुरू हुआ, तो परिंदे क्या दीगर वाइल्ड लाइफ की भी डिक्लाइन शुरू हो गई। और की आबादी, उनका तनासब, उनके रहने की जगह, हर चीजों को इंसान ने धीरे धीरे वो कर दिया। इसको कर दो। और यहाँ तक कम हो गए कि अब उनमें से तकरीबन 14% परिंदे पूरी दुनिया के इंडेंजर्ड हैं। कई इंडेंजर्ड की कई कैटेगरी है, मैं बात करूंगा। स्लाइड्स अंग्रेजी में होंगे लेकिन गुफ्तगू मेरी उर्दू में होगी। तो ये 14% परिंदे अभी फिलहाल इंडेंजर हो गए हैं, लेकिन जो हालात हो रहे हैं माहौल के और उनके जो हैबिटाट्स हैं जिस तरह से कम होते जा रहे हैं, तो आइंदा भी इन परिंदों की बका का क्या होगा, इसके लिए भी कुछ इम्कानात और तदाबीर दुनिया के जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग मिलकर कर रहे हैं। तो लिहाजा उसी सिलसिले से आज की गुफ्तगू है। और मेरी गुफ्तगू के अलावा भी जो भी टॉक हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको और आम करने की जरूरत है। जब तक ये बातें जो है अवाम में नहीं जाएंगी कि जैसे इंडेंजर बर्ड्स हैं और उनका प्रोटेक्शन करना है, तो हम आप तो जान लेंगे, लेकिन उसके आगे ये
और लोगों तक, आवाम तक पहुंचने की जरूरत है। इसके लिए भी हमें कोई सबील निकालनी चाहिए इस अंजुमन की तरफ से। बहरहाल, आज की गुफ्तगू का आगाज मैं करता हूँ। टाइटल यह है कि हिंदुस्तान के जो मफकूद परिंदे हैं, जो कम होते जा रहे हैं, उनके बारे में बात करनी है। दीगर परिंदों की बात जिमनी आ जाएगी, लेकिन मेन जो है उन्हीं की बात होगी। तला ये नीचे नहीं हो रहा है स्लाइड। तो परिंदों की जो अहमियत है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और आप सब जानते हैं कि माहौल की सफाई के अलावा बीजों का इंतशार, जंगलों की बका, और इंसान के लिए सैर तफरीह, गजा, हर तरह से जो है वो इनका वैल्यू है, फूड वैल्यू है, इकोलॉजिकल वैल्यू है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। बर्ड वाचिंग के जरिए तकरीबन 3 बिलियन डॉलर का सालाना ज़र मुबादला होता है। तो और रिसर्च, इस तरह की चीज़ों में कुछ परिंदे ज़रूर जो हैं वो इकोनॉमिकली हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन जैसा कि सलीम अली भी कहते थे कि दैट इज लाइक लेबरर्स हायर। जब आप मजदूर खेतों में लगाते हैं तो कुछ न कुछ उनको पेमेंट होता है। इस तरह से समझे कि बर्ड्स जब कुछ अपने खेतों का कुछ हिस्सा खा लेती हैं, मगर वो कीड़ों मकोड़ों का बहुत सफाया करती हैं। पर हिंदुस्तान में ऑर्निथोलॉजी की हिस्ट्री बाज़ाब्ते ज्यादा नई नहीं है, लेकिन अवाम को तो परिंदों के बारे में सब कुछ, बहुत कुछ मालूम था। और खास करके चूंकि एग्रीकल्चरली बेस्ड मुल्क रहा है हिंदुस्तान, और बर्ड्स और एग्रीकल्चर का बहुत पुराना साथ, वो उनकी सफाई भी करते हैं, वहीं से गज़ा भी हासिल करते हैं, और वहीं घोंसले भी बनाते हैं आसपास में। तो इस तरह से लोग परिंदों को जानते हैं। और ये हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो अभी उसको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, क्योंकि अभी मेन मकसद हमें जो है वो जो मखफूत होते हुए परिंदों की बात करनी है। अब आप ये स्लाइड देख रहे होंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज इन इंडिया, तकरीबन 10 सालों के रिसर्च के बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मिल करके एक डायरेक्टरी बनाई है हिंदुस्तान में। मैं भी उसमें बिहार यूपी का कोऑर्डिनेटर था। तो तकरीबन 400 प्लस जगह ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां परिंदों को, आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये सारे वो इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज हैं। तो नजर आ रहा है कि इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज अच्छे खासे हैं, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 4% हिंदुस्तान का जितना रकबा है, उसका सिर्फ 4% जो है वो डेजिग्नेटेड है प्रोटेक्टेड एरिया के लिए। इसलिए मैं आगे भी बात करूंगा इस बारे में कि तदाबीर में कैसे क्या करना है, लेकिन सिर्फ 4% जो है वही प्रोटेक्टेड एरिया है, जो नाकाफी है, हर तरह से नाकाफी है। इन्हें हमें आगे और भी बढ़ाने की जरूरत है। परिंदों के डिक्लाइन होने की, उनके मफकूद होने की क्या क्या वजह हैं, ये जानना जरूरी है। तो वो जो उनके रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, ये लैंड यूज चेंजेस की वजह से, मेन रीजन जो है उसमें लैंड यूज चेंजेस हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, और भी दीगर तरह से। अब हिंदुस्तान ही में अगर देखें तो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रेलवे लाइन इतने बने हैं, ये सारे जो हैं वो लैंड यूज चेंज की वजह से, और इस वजह से परिंदों के खाने पीने रहने हर तरह की जगह कम हुई है। बाज परिंदों की जो है रेंज कम हो गई है, स्मॉल रेंज में है वो। तो अगर रेंज कम है उनकी, और वायबिलिटी, पॉपुलेशन वायबल नहीं है, और एरिया
उनको कम मिल रहा है, तो उस वजह से हैबिटाट फ्रेगमेंटेड हो जाता है। जब हैबिटाट फ्रेगमेंट रहने की जगह फ्रेगमेंटेड हो गई, तो उनको आपस में तालमेल में कमी हो जाती है और इस तरह से उनके ब्रीडिंग पे असर होता है। तीसरी मेजर वजह हुई है इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का, और इसके भी कई सारे वजूहात हैं। जैसे एक मोनोकल्चरिंग, अब आप देखें मोनोकल्चरिंग जो है, चाय के बागान आसाम और अरुणाचल प्रदेश और दीगर जगहों पे आप जाके देखेंगे तो कितने फॉरेस्ट की कटाई हुई है, उसके बाद मोनोकल्चरिंग काफी हो रहे हैं। अब चाय है, ये सब चीजें, और भी दूसरी तरह की मोनोकल्चरिंग, अब नए नए तरीके के बायो डाइवर्सिटी का एक्सपेंशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो लिहाजा उस वजह से भी कमी हुई है। हंटिंग ट्रेड जमाने से होता आया है, उसमें अगर वाइल्ड लाइफ में या बर्ड्स में शिकार मना नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर सस्टेनेबल अगर है उनको, तो फिर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। कुदरत की अतियात है ये, उन्हें आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है लाइक पेट्रोलियम। लेकिन इनके अगर एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है तो फिर जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। दूसरे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, पोल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज, जो अल्टीमेटली सारे चीजों के पे मुनहसर है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बर्ड्स पे भी और दूसरे एनिमल्स पे। कन्फ्लिक्ट्स एंड वार, अभी आप हम सब इससे पूरी दुनिया देख रही है कि बम पे बम गिर रहे हैं। अब जहां इतनी बम्बार्डिंग होगी वहां हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई वाइल्ड लाइफ या परिंदे जिंदा रहेंगे, जबकि इंसान ही नहीं रह पा रहा है। और एक वजह, आम वजह, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। सभी लोगों को नहीं मालूम है कि परिंदों की क्या अहमियत है इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली और दूसरे तरह से भी। तो इसलिए इनके बारे में मालूमात कम है। और स्पीशीज में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो हार्ड स्पीशीज हम लोग कहते हैं, वो जैसे मैना मैना है, कौवा है, गौरैया। अब तो गौरैया भी कम हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये लोग हार्डर स्पीशीज है। ये क्लाइमेट चेंजेस और इस तरह की चीजों को थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो बहुत वल्नरेबल है। तो जो वल्नरेबल स्पीशीज है उनका मसला और भी संगीन हो जाता है। ये जो एंडेंजर होते हैं बर्ड्स, वो सारे एक तरह से नहीं है, वो उनमें भी डिफरेंट कैटेगरी होती है। जैसे कि एक एक्सटिंक्ट है, बिल्कुल खत्म हो गई, मफकूद हो गई, अब है ही नहीं। उसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, पिंक हेडेड डक। आगे भी मैं तस्वीर पे कुछ दिखाऊंगा, उसमें भी बात कहूंगा। तो एक उसकी कैटेगरी है सबसे खत्म की, एक्सटिंक्ट हो गई, अब वो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। कोशिशें हो रही हैं अब डीएनए और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए, लेकिन बहुत मुश्किल काम है वो, तकरीबन नामुमकिन है कि कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो उसे आप, एक कैटेगरी थी वो। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी किसी केज में कहीं कोई बर्ड्स तो है वो, लेकिन वाइल्ड में वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है। दैट इज एक्चुअली एक एग्जांपल स्कोटरा डॉग है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तीसरी कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी अब क्रिटिकल इतनी हो गई है कि वो खत्म ही बखूद के किनारे में है। साइबेरियन क्रेन एक एग्जांपल है। साइबेरियन क्रेन मैं आऊंगा उसकी स्लाइड पे तो बात करूंगा कि इस तरह से मैंने खुद अपने लाइफ टाइम में देखा है कि एक स्पीशीज कैसे एक्सटिंक्ट हो गई इंडिया से। चौथी कैटेगरी है इंडेंजर्ड, जिसमें 321 स्पीशीज आते हैं। उसके अंदर भी व्हाइट विंग उडक है या जिप्स वल्चर्स हैं, वल्चर्स के बारे में बात करूंगा मैं आगे। पांचवी कैटेगरी वल्नरेबल है, वो स्पीशीज ऐसी हैं, 680 स्पीशीज ऐसी हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनकी अगर खरखाई नहीं की गई, अभी नहीं देख रेख की गई, तो ये जो है फिर ऊपर वाले कैटेगरी में जाती रह जाएंगी, एंडर हो जाएंगी, क्रिटिकली अभी वल्नरेबल हैं वो, फिर भी उसके बारे में कुछ किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल है नारकंडम हॉर्नबिल, मैं बात करूंगा उसके बारे में भी। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कंजर्वेशन डिपेंडेंट हैं तो वो कुछ तादाद में, लेकिन अगर उनके बारे में मजीद कंजर्वेशन मेजर्स नहीं लिए गए तो वो भी फिर यहाँ पहुंच जाएंगे नंबर 1 पे।
तो कंजर्वेशन डिपेंडेंट स्पीशीज है। दूसरी कैटेगरी है नियर थ्रेटेड। 727 स्पीशीज ऐसी हैं, और जिसमें वल्चर्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं कि जो अब नियर थ्रेटेड पे हैं। अभी थ्रेटेड नहीं हुई है लेकिन नियर थ्रेटेड, आइंदा अगर उन पर प्रेशर और पड़ा तो वो थ्रेटेड हो जाएगी। कुछ ऐसी भी हैं जो लीस्ट कंसर्न है, अभी फिलहाल उन पे कोई तवज्जो की जरूरत नहीं है, लेकिन वो थ्रेट कैटेगरी में आती हैं। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिसे हम डाटा डिफिशियंट कहते हैं। हम अक्सर के हाउस स्पैरो कम हो रहा है बहुत जगहों पर हिंदुस्तान में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो है तो, लेकिन उसके बारे में हमें कोई खास मालूमात नहीं है। डेटा उनके डिफिशियंट है, वो उनके बारे में मालूमात नहीं है। और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो इवेलुएट नहीं हुई है अभी। अब जाहिर है कि दुनिया में 10,000 से ऊपर स्पीशीज है, तो सबका इवोल्यूशन तो मुश्किल है। लेकिन धीरे 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 कारवां आगे बढ़ रहा है इंडेंजर को भी बचाने का, और उसी तरह हैबिटाट की कमी से वो हो रही है। हैबिटाट यूज के मुताबिक कितनी स्पीशीज थ्रेटेंड है अभी, तो फॉरेस्ट में रहने वाली जो है 900 स्पीशीज कैटेगराइज किया गया है। ग्रासलैंड में 300 स्पीशीज ऐसी हैं जो इंडेंजर हैं। आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसान के बनाए हुए हैबिटाट है, लेक है या कोई बड़ा झील है या कोई और भी एग्रीकल्चरल एरिया है, तो उसमें 230 स्पीशीज ऐसी हैं जो थ्रेटेंड है। वेटलैंड्स में 130 स्पीशीज ऐसी हैं जो, सी में 90 स्पीशीज ऐसी हैं जो थ्रेटेंड है, और अदर्स में तकरीबन 10 स्पीशीज हैं जो के threatened है। So this is a total threatened species. Not total, we cannot say anything total. It is an estimation. Now, how should we do? क्या करना चाहिए कि इन सब स्पीशीज की कुछ बका हो, आइंदा भी रहें? So there are some measures which we can undertake, manage and validate the information on globally threatened species and their sites. अब कोई स्पीशीज ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में बिल्कुल वही है, जैसे एक बर्ड है, आगे बात करूंगा मैं, लेसर फ्लोरिकस, तो वो एंडेमिक है इंडिया में, तो इंडिया ही में उसकी उसको बचाने के सारे इंतजाम हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी स्पीशीज हैं जो माइग्रेटरी हैं, जो इंडिया भी आती हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाती हैं, तो उनके बका के लिए ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, उनके लिए दूसरी जगहों पर भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक मुल्क में बचाया जाएगा, दूसरे मुल्क में अगर वो उस पर कोई काम नहीं होगा तो फिर वो नहीं बच पाएगी। इसी तरह से उनके ट्रेंड डेटा को मॉनिटर करना जरूरी है। कंजर्वेशन स्टेटस को जानना जरूरी है उस स्पीशीज का कि क्या स्टेटस है। फोकस्ड टारगेटेड रिपोर्ट्स जो है उन पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, लेकिन मालूमात होने के बावजूद भी लैक लेक्चर एटीट्यूड हो जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन भी दूसरे स्पीशीज में चले जाते हैं और उनके बारे में भूल जाते हैं। तो ये उनके बारे में भी हमेशा जानने की जरूरत है कि जो हमने रिसर्च किया और जो स्पीशीज की जो स्टेटस थी, अगर कुछ जैसे अभी मैं जब बल्चर पे आऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे उसको मॉनिटर करने की, हमेशा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत है। देन बर्ड लाइफ के जो लोग हैं एक्सपर्ट, वो तो खैर काम कर ही रहे हैं, लेकिन नॉन बर्ड लाइफर का जो के पास इंफॉर्मेशन है उस पर भी काम करने की जरूरत है वहां भी। और ये जीआईएस जब हमारे पास आ गया है, उस वजह उसकी मदद से भी हम बहुत सारे प्रेजेंटेशन और एनालिसिस को कर सकते हैं। अभी हिंदुस्तान में एक ट्रेंड आया है कि स्टेटस ऑफ इंडियन बर्ड्स, एक काम कर रहे हैं वो लोग, और उसमें कई ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, जैसे कि बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के और भी ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोगों ने तकरीबन
30 मिलियन ऑब्जर्वेशंस के एनालिसिस करके डेटा 942 स्पीशीज का एसेस किया है। और उस असेसमेंट के जरिए 50% देखा है इन लोगों ने कि 15% इंक्रीज इन इंडेंजर बर्ड्स हो गई है। यानी कि हम कहते थे 14% बर्ड्स जो है वो इंडेंजर है इंडिया में, उसमें 15% इंक्रीज अभी के ये 2023 का डेटा है एनालिसिस करने का 13 ऑर्गेनाइजेशन। और 39% शो क्लियर डिक्लाइन। 178 species are classified as high observation priority species and they require immediate attention. अब इसमें तवालत में नहीं जा सकते हैं, इनके बारे में जल्द से जल्द कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए अगर इन स्पीशीज को बचाने आए तो। इसी तरह से इंडियन बर्ड्स की जो डिफरेंट कैटेगरी है वो मैंने आपको बताया कि क्रिटिकली इंडेंजर में 8 स्पीशीज है हिंदुस्तान में, इंडेंजर में 10 है, वल्नरेबल में 57 स्पीशीज हैं, कंजर्वेशन डिपेंडेंट में 1 है, नियर थ्रेटेंड है मैं बता चुका हूँ। गजा हासिल करने के एतबार से यानी बर्ड्स कई तरह से गजा हासिल करते हैं, कुछ फ्रूजीवोरस है, इंसेक्टिवोरस है, फिश ईटिंग है, ओमनीवोरस है, वेजिटेरियन है। तो उनके हिसाब से भी कैटेगराइज किया गया है कि इनमें कितनी जो है वो थ्रेटेंड है और कितनी नॉन थ्रेटेंड है। तो आप देख सकते हैं कि थ्रेटेंड अच्छे खासी स्पीशीज अब 85 है, उनमें 12 जो है वो थ्रेटेंड है, फ्रूजीवोरस फ्रूट खाने वाली। इसी तरह से इंसेक्ट्स खाने वाली 399 स्पीशीज हैं, उनमें 31 जो है वो थ्रेटेंड है। इंसेक्टिवोरस प्लस अदर एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स खाने वाले जो है 189 स्पीशीज हैं, उनमें से 12 जो है वो स्पीशीज थ्रेटेंड है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं साइड में कि हर फूड हैबिट्स में बर्ड्स के प्रॉब्लम है और उनमें से प्रॉब्लम है और उन्हें बका की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी उनके थ्रेटेड और नॉन थ्रेटेड बर्ड्स में माइग्रेंट फॉर एग्जांपल उनकी 184 स्पीशीज माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, तो 17 जो है वो उसमें से थ्रेटेड है। रेजिडेंट 706 है, तो 93 थ्रेटेंड है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ थ्रेटेंड में। माइग्रेंट स्पीशीज 46 है, तो उनमें से 3 जो है वो ऐसी हैं कि वो थ्रेटेंड है। डिफरेंट हैबिटाट कैटेगरी में डिफरेंट इकोसिस्टम के हिसाब से, डिफरेंट फूड के हिसाब से बर्ड्स जो है वो थ्रेटेंड है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द बर्ड्स। मैं बता रहा था आपको कि कुछ बर्ड्स हम तस्करा करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। अब ये आप तस्वीर देख पिंक हेड डक की, ये 1936 में लास्ट शूट की गई दरभंगा में। ये वो स्पीशीज जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कलेक्शन में मौजूद है। तो दैट वाज द लास्ट सीन वाइल्ड बर्ड इन 1936। उसके बाद से पिंक हेडेड डक खत्म हो गई, मफकूद हो गई इंडिया से और अपने पूरे हैबिटाट में। मैंने भी इसके लिए कुछ सर्वे किया था रिकवरी उसको साइट करने के लिए, लेकिन कहीं किसी एरिया में मुझे नजर नहीं आई। और भी कई लोगों ने की, कुछ लोग इसको पिंक हेडेड पोचार्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पोचार्ड नहीं है, ये डक है और जो एक्सटिंक्ट हो गई है। दिस इज द मोस्ट रिसेंटली extinct species in India. So this is one of the category. Mountain quail. This is another one. It is almost extinct, but it is a question mark here that maybe some surveys somewhere they can be retraced, but there have been several surveys taken, but अभी तक तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, ये भी एक्सटिंक्ट है। कुमार इंडियन वल्चर्स, आपको सबको पता है कि ये पिछले 30-40 सालों से वल्चर्स का जो है वो पॉपुलेशन
क्रैश हुआ है बहुत बुरी तरह से, और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों में भी, एशिया के। अब पहले तो ये मैं 1980 में भरतपुर में कभी कभी एक ग्रुप में 500 वल्चर तक भी काउंट करता था, लेकिन उसी भरतपुर में तकरीबन 2000, हाँ 2000 आते आते वहां 2-4 वल्चर भी नहीं नजर आते थे। तो लिहाजा इतना उनकी पॉपुलेशन का क्रैश हो गया, और उसकी कई वजह हैं। डिक्लोफेनेक तो एक वजह है, जो दवा इस्तेमाल की जाती थी पेन किलर मवेशियों में, लेकिन वल्चर्स की गजा भी कम हुई है, वाइल्ड लाइफ कम हुए हैं, कैटल कम हुए हैं। अब मैकेनिकल फार्मिंग आ गई, लोग मवेशी नहीं पालते हैं, वो मरते कम है, खाना इनको कम मिल रहा है ट्रैक्टर की वजह से। ट्रैक्टर आया तो मवेशी कम हुई, मवेशी कम हुआ तो वल्चर्स का खाना गायब हो गया। इसी तरह से बड़े बड़े रेलवे लाइन और रोड के एक्सपेंशन में जो बड़े बड़े ऊंचे दरख्त थे जो काटे गए, तो उनके घोंसले की जगह भी कम हो गई। लिहाजा मल्टी फैक्टर्स की वजह से जो क्या है ये स्पीशीज जाती हैं, तो उनमें से ये एक वल्चर साइबेरियन क्रेन, अब ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसके बारे में 1-2 मिनट बात करूंगा कि कैसे लाइफ टाइम में मैंने देखा कि भरतपुर में 1982 किसका अगर बुला रहे में जब हम गए तो एक तो ये साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन इसलिए कहा जाता है कि ये साइबेरिया से माइग्रेट करके इंडिया आता एंडेंजर्ड है। स्पीसीज का बारे में। ये साइबेरियन क्रेन जो है वो धीरे 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 कम होते होते 2007 या 8 में इनका 10 हो गया, फिर 15 तक तो ये खत्म ही हो गया, अब एक भी नहीं आते हैं। थोड़ा सा इनका ईस्टर्न पॉपुलेशन है जो चाइना जाता है, अभी तकरीबन 150 के करीब ये बर्ड्स, लेकिन ये एट द वर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन ही है। अब इनका प्रॉब्लम बहुत सारा हुआ, एक तो ये कि मार्श लैंड कम हो गए हैं, दूसरे जो फ्लाईओवर था इनका जो साइबेरिया से माइग्रेट करके आते थे कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान और होते हुए इंडिया पहुंचते थे ये, तो अब उन जगहों में इतनी पिछले 20 सालों में लड़ाइयाँ हुई या क्या क्या हुआ है, उस वजह से भी इनके हैबिटाट पे प्रॉब्लम हुआ। लिहाजा साइबेरियन क्रेन इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया अभी हाल फिलहाल में, अब यहाँ नहीं आता है। ये एक जॉर्डन कर्सर है जो आंध्र प्रदेश के एरिया में पाया जाता था। ये 100 साल तक नहीं देखे गए, लेकिन इत्तेफाक से इन पे सलीम अली साहब को एतकाद था कि नहीं ये होगी बर्ड्स, होगी बर्ड्स, तो उन्होंने कई एक्सपीडिशन किए इसके सर्वे के लिए, इसको रीडिस्कवर करने के लिए, और अल्टीमेटली ये दिखी गई उस एरिया में फिर से, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही कम है। और फिर वहां पे हुआ कि जैसे ही रिसाइकलिंग रीडिस्कवरी इसकी हुई, उसी एरिया में एक जो है वो कैनाल का प्रोजेक्ट पहले से हो रहा होगा, वो सैंक्शन हो गया और इनके हैबिटाट को मजीद धक्का लग गया। लिहाजा ये डिस्कवरी जो है इसकी वहीं की वहीं रह गई, और ये आगे स्पीशीज अब नहीं बढ़ रही है। फॉरेस्ट आउलेट, दिस बर्ड इज आल्सो क्रिटिकली इंडेंजर, खत्म पे है, लेकिन ये भी रिडिस्कवर अब महाराष्ट्र के कुछ जंगलों में और मध्य प्रदेश के जंगलों में कम तादाद में सही, लेकिन रिडिस्कवर किए गए हैं। व्हाइट विंग वुड डक, ये एक बतख की किस्म है, और ये व्हाइट विंग वुड डक आसाम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। मैंने इस पे काफी सर्वे किया, मेरे 2 सर्वे के दरमियान सिर्फ 90 बर्ड्स जो है वो वाइल्ड में नजर आए, और इनके हैबिटाट की तो कमी हुई है। मैं अभी कह रहा था कि चाय के बागान जो हुए वो खास एरिया इसके हैं, और इसका दिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत अलग सुबह दिखती है या शाम में एकदम दिखती है ये, और इनके एरिया जो है लीच इन्फेस्टेड है। जब मैं जाता था तो सैकड़ों लीच जो है के ऊपर से चल के जाना पड़ता था इनके एरिया को देखने के लिए। इनका जरा देखना मुश्किल भी है, लेकिन इट्स इंडियन बर्ड नाउ,
और इसकी दूसरी खराबी ये हो गई है कि इसके टीबी बीमारी आ गई है इसमें। यह कहाँ से आई? कुछ स्पीशीज को जो केज में रखा गया वहां आई या जो भी हो, तो इनका रीडिस्कवरी के लिए स्लिम ब्रिज, इंग्लैंड में एक जगह है स्लिम ब्रिज, वहां पे जैसे मैं मक्का ऑफ ऑर्निथोलॉजी कहता हूँ, स्लिम ब्रिज में बहुत सारे ऑर्निथोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं और वहाँ वेटलैंड वाटरफॉल ट्रस्ट के जरिए इनकी नवाबादी की कोशिश की गई वहां, लेकिन टीबी की वजह से वो इनका री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सका। हालांकि री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम ऐसे भी दुनिया में सिर्फ 10% वर्टिब्रेट्स के री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम सक्सेस हुए हैं। अब एक फेल्यूर आप लोगों ने अभी देखा होगा, चीता का री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम किया गया इंडिया में, नबीबियन नबीबियन अफ्रीकन मुल्कों से जो है कुछ चीते लाए गए थे और छोड़े गए, लेकिन उनमें से तो तकरीबन सभी मर गए। री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम बार्ज स्पीसीज के बहुत कम स्पीसीज होते हैं जिनका सक्सेस होता है, और इसलिए वो एक टूल है परिंदों की बका का, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप सब जानते हैं, ये काफी बड़ा, सबसे बड़ा परिंदा है इंडिया का। और दूसरा है सारस क्रेन। तो इनकी आबादी भी घटते 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 अब ये बिल्कुल मफकूद होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ एरिया राजस्थान के, वहाँ ये पाए जाते थे, लेकिन इनका शिकार भी बहुत हुआ। अरब से शेख लोग आते थे, पहले शिकार करते थे इंडिया पाकिस्तान में, अभी भी दोबारा बस्टर्ड है, उसके शिकार होता ही है वहां पे। तो इस शिकार की वजह से और इनके हैबिटाट की कमी की वजह से धीरे धीरे जो है इनकी आबादी अब बिल्कुल ही खत्म पे है। हालांकि पिछले 10-20 सालों से इन पे रिसर्च हुआ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ मिलकर काफी काम किया गया, लेकिन अभी तक इनका पॉपुलेशन रिवाइव नहीं हुआ है। और वी आर नॉट सो होपफुल अबाउट दिस बर्ड कि अब मुश्किल है इनका वापस आना। वैसे तक तो भी रहमतिल्लाह, तो लिहाजा कोशिशें जारी रहनी चाहिए। लेसर फ्लोरिकन एक दूसरी स्पीशीज है, बस्टार्डी ग्रुप के है ये, इस पर भी मैंने रिसर्च किया, ये मध्य प्रदेश में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये मेल देख रहे हैं, फीमेल इस कलर की होती है और उसमें ब्लैक नेक वगैरह नहीं होता है, लेकिन ये मेल भी नॉन ब्रीडिंग सीजन में फीमेल की तरह हो जाता है, तो देखना मुश्किल होता है। अब ये बर्ड है इंडियन, इंडियमिक, यही इंडिया की है ही नहीं, बाहर के किसी मुल्कों से नहीं आती है ना जाती है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन के बाद ये किस एरिया में जाती है इसका अभी तक कंप्लीट पता नहीं चला। हालांकि इसका सबसे पहले गुजरात के एक महाराज, महाराज तो नहीं कहे, लेकिन राजा थे शिव कुमार भद्रा सिंह जी, उन्होंने 1959 में इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर बर्ड उस एरिया में आता है और ब्रीडिंग सीजन में आता है, नॉन ब्रीडिंग सीजन में चला जाता है, कहाँ जाता है। रिंग भी किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने भी इस पे रिसर्च किया, इसका सर्वे किया, सालिम अली साहब के साथ भी किया मैंने एक मध्य प्रदेश वगैरह में सर्वे। तो ब्रीडिंग सीजन में चूंकि ये जंप करता है फीमेल को दिखाने के लिए आपस के आसपास के, तो उस वक्त तो ये नजर आ जाता है, आज उस वक्त शिकारियों को भी ये नजर आता है, खूब शिकार हो जाता है। लेकिन नॉन सीजन में इनका देखना मुश्किल है, और इसकी भी तादाद बिल्कुल कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। ये ग्रास मीड में रहता है गुजरात मध्य प्रदेश के एरिया में। अब वहाँ ग्रास फील्ड ही खत्म हो रहा है, ग्रास फील्ड का मतलब ग्रास के मैदान, अब वो ग्रास के मैदान ही खत्म हो रहे हैं, लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ रुजू हो रहे हैं, तो इनके रहने की जगह नहीं है, लिहाजा इनकी जो है वो तादाद कम से कमतर होती चली जा रही है। बंगाल फ्लोरिकन, हाँ सॉरी, और ये लेसर फ्लोरिकन। तो ये लेसर फ्लोरिकन के बारे में मैं बता रहा था। बंगाल फ्लोरिकन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के एरिया में पाए जाते हैं,
और उनके साथ भी यही मसला है कि उनकी आबादी भी कम होती जा रही है, उनका हैबिटाट भी कम हो रहा है। और ये लेसर फ्लोरिकन मध्य प्रदेश वगैरह जो मैंने अभी बताया वहाँ होते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बर्ड है कि जंप करता है, आवाज निकालता है, टिर से आवाज निकलता है अपने पंख से, और आवाज मुंह से नहीं निकलती है, इसकी मैकेनिकल साउंड होता है। और वो जंप करेगा, जितना ऊंचा घास है उससे ऊपर उछकर ऊंचा दिखाने के लिए आसपास के फीमेल को, जो अक्सर कोर्टशिप डिस्प्ले हम कहते हैं इसे, तो कोर्टशिप डिस्प्ले बहुत सारी बर्ड्स करती हैं, तो उनमें ये लेसर फ्लोरिकन बहुत प्रोमिनेंट है। और ये इनकी तादाद बहुत कम हो रही है। नीलगिरी लाफिंग थ्रश एक थ्रश है ये, जो झाड़ियों में, निचली झाड़ियों में रहता है। बहुत अच्छा मवन्नी भी है, गाता भी है, बहुत अच्छा आवाज निकालता है इसके। लेकिन इनकी आबादी भी लोअर हिमालयाज में रहते हैं ये, और कम हो रही है। थ्रश पे काम करने के लिए एक डॉक्टर सलीम अली के एक स्टूडेंट जो है वो अनवरुल इस्लाम बांग्लादेश से आए थे, यहाँ पीएचडी किया उन्होंने थ्रश पे। दो दो स्टूडेंट बांग्लादेश से आए डॉक्टर अली के अंडर में पीएचडी करने, एक अनवरुल इस्लाम थे और एक डॉक्टर मोहम्मद अली रजा खान जो आजकल दुबई में है वो। तो उन्होंने नीलगिरी लाफिंग थ्रश पे काम किया, अनवर इस्लाम ने, रजा खान ने काम किया फ्लाई कैचर पे। तो दोनों पीएचडी करके गए हिंदुस्तान से, ये दो बांग्लादेशी स्टूडेंट थे सलीम अली साहब के। मार्बल टील ये भी इंडेंजर्ड है, बल्कि वनरेबल है, ये की तादाद जगह जगह नहीं दिखती है, लेकिन कम से कम तर होती जा रही है। स्पॉट बिल पेलिकन ये भी वनरेबल है। पेलिकन को हिंदी उर्दू में हवासिल कहते हैं, बहुत बड़ा बर्ड है और बहुत बड़ी बड़ी मछली वो खा लेता है। आप देखते हैं इसका पौच तो करीबन 1.5 किलो 2 किलो की मछली तो ये आसानी से निगल लेता है, और बड़े बड़े झील में रहता है। और मगर अब वेटलैंड कम हो रहा है तो जाहिर है ये वेटलैंड बर्ड है, तो इनके साथ प्रॉब्लम है वेटलैंड का। पैलास फिशिंग ईगल, ये ईगल की एक किस्म है, ये भी अवेलेबल है, भरतपुर में पाई जाती थी और भी कई जगह, लेकिन धीरे धीरे ये सुकड़ते जा रही है। आबादी कम हो रही है, हैबिटाट की वजह से हैबिटाट कम हो रहा है, आबादी कम हो रही है, खाना कम हो रहा है, लिहाजा सब इंटरलिंक्ड है। दिस आर मल्टी फैक्टर, वी कैन नॉट से दैट कि एक वजह से स्पीशीज पे इतना प्रॉब्लम आया है। लेसर एडजुटेंट ये आसाम और बिहार के हिस्सों में पाया जाता है आमतौर से, वैसे महाराष्ट्र में भी होता है। और इनकी भी आबादी कम हो रही है, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल। ग्रेट स्पॉटेड ईगल इज माइग्रेटरी स्पीशीज, और ये भी वल्नरेबल है कि तादाद भी कम होती जा रही है दिन ब दिन। निकोबार मेगापोड एक स्पीशीज है जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में और निकोबार के इलाके में, अंडमान में तो नहीं, निकोबार के इलाके में पाया जाता है। अब इसे थर्मामीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने चंगुल से पत्तों और रेतों को का ढेल बना के उस ठीले में अंडे डालती है, अंडे डाल के चली जाती है छोड़ करके। लेकिन वो टाइम टाइम पे आके उसका टेम्परेचर अपने चोंच से देखती है, तो इसीलिए उस वजह से इसको थर्मामीटर बर्ड भी कहते हैं। बहरहाल इनकी भी आबादी जो है वो बहुत कम हो रही है, और खास ये रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज है, दूसरे रेंज में नहीं है। लिहाजा आप इस रेंज में कोई प्रॉब्लम, जैसे सुनामी जैसा कोई प्रॉब्लम और आता है, सुनामी से भी इनको हैबिटाट, और जो 2004 में सुनामी आया था, तो उस तरह की चीजें जब आती हैं तो इनको प्रॉब्लम बढ़ जाता है। स्वाम फ्रेनकोलिन बिहार के तराई एरिया में पाई जाती है, और ये भी वल्नरेबल है, इनका प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, लेकिन सब तराई एरिया में है। सारस क्रेन इट्स टॉलेस्ट बर्ड in India, but it is having a maximum problem now. It's such a beautiful bird, और हमेशा अक्सर प्यारे ही में रहते हैं ये। अलीगढ़ के एरिया में भी काफी पाए जाते थे, लेकिन धीरे 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 इनकी आबादी कम होती जा रही है, इनकी तादाद कम होती जा रही है, वेटलैंड कम हो गए, और ये एग्रीकल्चर और वेटलैंड मिक्स एरिया में रहते हैं, उस तरह के एरिया में।
पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, तो सारी प्रॉब्लम इनके पास, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स, सारी वजूहत की वजह से सारा ग्रेन भी बहुत प्रॉब्लम है। ब्लैक नेक क्रेन इट्स अनदर स्पीशीज, लद्दाख में पाई जाती है और कश्मीर के कुछ और हिस्सों में भी, और वहाँ भी इनके साथ जो है यही है, इनकी आबादी कम होती जा रही है और सुकड़ती जा रही है हैबिटाट, और आबादी कम हो रही है बर्ड्स की। फेरिजिनस पोचर्ड, व्हाइट चार्ट पोचर्ड भी हम लोग कहते हैं, आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत व्हाइट आई है इसकी, और इनके वेटलैंड की कमी की वजह से इनका प्रॉब्लम है। लेजर फ्लेमिंगो, राहंस कहते हैं हिंदी उर्दू में इसे, और एक बड़ा भी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, एक लेजर फ्लेमिंगो है। ये फ्लेमिंगोस, गुजरात में फ्लेमिंगो सिटी भी है जिसको देखने सालिम अली साहब गए थे। एक बार मैंने भी कोशिश किया मगर मैं कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वो ब्रीडिंग सीजन नहीं था, मगर मैंने ब्रीडिंग देखा फ्लेमिंगोस का यूएई में, अबू धाबी में। वहां भी कुछ फ्लेमिंगो आते हैं कहीं से और एक वेटलैंड के किनारे ब्रीडिंग करते हैं, तो आई वाज लकी टू सी देयर, बट आई डिडंट सी इन गुजरात। तो अब गुजरात में तो मिलियंस ऑफ नेस्ट लगता है और उसको फ्लेमिंगो सिटी ही का नाम दिया गया। तो इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड बट दे आर इन डेंजर। ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल की किस्म है। हॉर्नबिल भी खास तरह के बर्ड्स हैं जो तने के में घोंसला लगाते हैं नेचुरल होल्स में, और मेल जो है वो बाहर रहता है घोंसले के, फीमेल अपने आप को महसूस रहती है फीमेल, और जो ओपनिंग होती है उसको वो बंद कर लेते हैं, सीमेंटेड थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं जिससे मेल खाना खिलाता रहता है फीमेल को। 3 महीने तक फीमेल उसके अंदर रहती है, और फिर जब बच्चे, वो अंडे भी डालती है, बच्चे होता है, जब बच्चे उड़ने के लायक होते हैं तब वो घोंसले का दरवाजा तोड़ के बाहर निकलते हैं। तो ये बड़े बहुत इंटरेस्टिंग, इस पे अलग से कभी बात की जा सकती है हॉर्नबिल के ब्रीडिंग के बारे में, पर दे आर इन डेंजर। नारकंडम हॉर्नबिल, ये नारकंडम आइलैंड है एक अंडमान में, दिगलीपुर के पास, और पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 200 माइल अंदर। मुश्किल जगह है पहुंचने की, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि वहां मैं चंद महीने रह करके इनका रिसर्च किया। 400 के करीब बर्ड सिर्फ उसी आइलैंड पे, 5 स्क्वायर किलोमीटर आइलैंड है, वहां रहते हैं, मगर दे आर वल्नरेबल rather in danger because वो रेस्ट्रिक्टेड रेंज है, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, एक तो इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो वाइप आउट हो जाएंगे वहां से। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि इसका अल्टरनेट कोई हैबिटाट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्लानिंग और री इंट्रोडक्शन। हमारे कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ये चीज नहीं मानी जाती है। री इंट्रोडक्शन तो कर सकते हैं मगर इंट्रोडक्शन करना, इस वजह से जो है इस पे अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये बहुत ही इंडेंजर बर्ड्स हैं। सिर्फ 400 बर्ड्स कहाँ, कब तक ये अपने आप को संभाल पाएंगे। हाउस स्पैरो, आप जानते हैं कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे हाउस स्पैरोज जो है वो कम होती जा रही हैं और उनका जो है फिक़दान हुआ है, लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि इनके बारे में बहुत तरद्दुद है। आबादी आती है, घटती बढ़ती रहती है, दे आर इन वल्नरेबल ऑफ कोर्स। इन सारे बर्ड्स के बारे में जो मैंने बताया, और भी जो बर्ड्स हैं वो, हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व देम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और इसको मैं तो समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं उसको रिवर्स किया जाए तो फिर इनकी आबादी बढ़ सकती है। अगर ब्रीडिंग प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं है तो, अगर जेनेटिक है, कोई डिजीज है, तो फिर अदर मुश्किल बात है। डिजीज है तो इलाज हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम में भी तो बहुत मुश्किल, बट वी कैन डू, एंड द मेन इज द हैबिटाट प्रोटेक्शन। हैबिटाट का अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा, जाहिर है चाहे वो फीडिंग हैबिटाट हो या ब्रीडिंग हैबिटाट हो,
तो जब तक हैबिटाट प्रोटेक्शन नहीं होगा, जब तक नामुमकिन है किसी भी बर्ड्स को बचाना, खास करके उनको जो है ऑलरेडी इंडेंजर हो चुकी हैं। और उस सिलसिले से जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4% लैंड एरिया है जो प्रोटेक्टेड लैंड एरिया में आते हैं। 94% लैंड आर फॉर all purposes, only 4% of that too they are not actually protected। वहां भी बहुत प्रॉब्लम है, ग्रेजिंग है, लॉपिंग है, लॉट्स ऑफ टूरिज्म अब आ गया है, टूरिस्ट की वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम है। अगर एक्सेसिव टूरिज्म है किसी एरिया में तो उसका हैबिटाट और इकोलॉजी वहाँ की बिल्कुल खराब हो जाती है। तो जो मेन नेशनल पार्क हैं, जैसे अब वो नेशनल पार्क सिर्फ बर्ड्स के लिए तो है नहीं, और भी वाइल्ड लाइफ के लिए है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और जब तक ये लैंड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया नहीं इंक्रीज किए जाएंगे, जब तक बर्ड्स को बचाना बहुत मुश्किल काम है। सेकेंड, इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्शन लॉस, सो इम्पोर्टेंट। हिंदुस्तान में बहुत लॉ है, हर तरह के लॉस है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी लॉ है, बट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड। I will not say not completely implemented, but there is a lot of room for improvement। बहुत जरूरी है कि जो भी, जैसे अब NGOs आ गए हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरा जो भी फॉरेस्टेड एरिया हिंदुस्तान का वो इंडियन फॉरेस्ट्री के अंदर ही आता है। और जो DFOs हैं या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स हैं, वही लोग मेन प्रोटेक्टर हैं। उन्हें ही जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इन ऑफिसर्स को ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी कि कैसे अपने एरिया को बचाया जाए, उस एरिया के जानवरों और परिंदों को कैसे बचाया जाए। और इट्स ए ग्रोइंग, ये कोई ऐसा स्टैटिक नहीं कि आज एक लॉ बना दे आप तो वो हमेशा के लिए होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और लोकल एरिया के हिसाब से वहाँ के लोगों के वहाँ के लोगों के रहने सहने के हिसाब से तो वो लॉज जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं चल सकते हैं। आप लोकली उसमें फ्लक्चुएशन और उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि जब जैसी जरूरत हो, और विलेज लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, उसी तरह आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सूबाई हो, नेशनल है, फिर तो इंटरनेशनल है ही है जो भी है। तो ये सारे स्टेजेस पे प्रोटेक्शन लॉज को इन्फोर्समेंट करने की जरूरत है, तभी हमारे बर्ड्स बचेंगी और दूसरे वाइल्ड लाइफ बचेंगे। और ऐसा नहीं है कि बर्ड्स आइसोलेशन में रह सकता है या कोई और एनिमल, इंसान ही आइसोलेशन नहीं रह सकता। हम बायोडाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बचाना पड़ेगा, तभी होमोसेपियन भी बचेंगे, इंसान भी बचेगा। तो हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट में भी ये जरूरी है कि हम अपने आसपास के पौधे और परिंदों और जानवरों और कीड़ों मकोड़ों सबकी हिफाजत करें, तभी। और ये हमारा कौमी फरीजा नहीं है, बल्कि इस्लामी फरीजा भी है। सारे मज़ाहिब में मैंने एक अलग से किताब लिखी है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन मेजर रिलीजन्स। तो उसमें मैंने तकरीबन 12 रिलीजन्स पे रिसर्च करके और अंग्रेजी में पहले छपवाई, और फिर बाद में उसका नेशनल कमीशन ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज दिल्ली ने उर्दू में भी वो छापा है कि जरूरत है। और सारे मज़ाहिब हमें कहते हैं कि साहब नेचर को बचाना चाहिए। आप उसकी वाज़ह वजह है कि आप अगर इस नेचर के पार्सल हैं तो उसको बचाएंगे तभी रह सकते हैं। बहरहाल, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम और रिसर्च फैसिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम वो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज का प्रोग्राम है, और इसमें सिर्फ 10 to 15% जो है वही सक्सेस है, और इसके अंदर खर्च भी बहुत है, और इस अखराजात को हर हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यहाँ जहाँ कर भी सकती है तो फिर उसको जब री इंट्रोड्यूस करते हैं वाइल्ड में, वहाँ प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ, हमारा बस्टर्ड है, एक सऊदीया में होता है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज में भी होता है, इंडिया भी आता है माइग्रेट करके।
लाखों लाख करोड़ों रियाल खर्च किए गए इसके रिसर्च के लिए सऊदीया में। अभी नेशनल कमीशन ऑफ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ का वहाँ स्टाफ रहा काफी दिनों तक, 4-5 सालों तक। और हम लोगों ने ताइफ में और दूसरे एरिया में इसके कैप्टिव ब्रीडिंग कराए। और री इंट्रोड्यूस जब किया जाता था उसको सेहरा में, तो चूंकि वो हैंड रेज्ड बर्ड्स होते थे, तो वो अपने आप को जो फॉक्स फॉक्स होते थे, डेजर्ट फॉक्स या दूसरे एनिमल से बचा नहीं पाते थे। तो फिर उनको उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की गई कि किस तरह से वो अपने आप को, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम में आ जाते हैं। लिहाजा उससे सबसे अच्छा है कि आप हैबिटाट प्रोटेक्शन के मैक्सिमम उस पर एम्फेसिस किया जाए। मोर कॉपरेशन एमॉन्ग कंजर्वेशन एजेंसीज ने, ये यहाँ पे एक और मसला भी होता है कि हम लोकली तो बहुत सारे स्पीशीज को कर लेते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग फिर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो पाती है। लिहाजा कॉपरेशन की जरूरत है। और कॉपरेशन वही नहीं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाएं इंडिया के नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, वहां देखेंगे एक तालाब है, तो तालाब में कुछ प्रॉब्लम अगर नजर आए, आप बताएंगे तो वो फॉरेस्ट वाले का ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, इरिगेशन डिपार्टमेंट देखेगा। तो अब यहाँ पे मसला फंस जाता है कि डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन की कमी है। लिहाजा सफर तो करता है बर्ड्स और दूसरा जानवर, तो इस कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की जरूरत है कि कैसे एक टोटल कंजर्वेशन की बात की जाए। And then plus I have already told, increase in awareness and public support and political will, ये इसकी कमी है हमारे मुल्क में। है कोई दुनिया में, लेकिन कोई कभी विजिट करते हैं बर्ड्स। पटना बर्ड सेंचुरी है एक अलीगढ़ के पास, बर्ड सेंचुरी में 1 लाख बर्ड्स हम हर साल विंटर में काउंट करते थे, माइग्रेटरी बर्ड्स। उसका एरिया को आधा क्या कर दिया कि किसी एमएलए ने वहां के वो आधे एरिया को गेहूं पैदा करने के लिए उसमें से निकाल दिया। अब वो हालत श्रिंक हो गया। बिल्कुल आप पटना बर्ड सेंचुरी आप जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं उजड़ी जगह में आ गए। लिहाजा ये पॉलिटिकल विल भी इंक्रीज करने की जरूरत है कि पब्लिक सपोर्ट, ये सारी चीजें हमें कंजर्वेशन के लिए और जो मखफूज परिंदे हैं उनके कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। I should like to thank you and thank my mentor, डॉक्टर सालिम अली। ये तस्वीर 1982 की है मेरे ख्याल से, भरतपुर में ली गई थी 1982 में। पीएचडी के बाद मैंने सोचा कि शेयर करूं आप लोगों से। और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो या कोई कमेंट हो तो करें। बहरहाल जरूर इकबाल ने कहा है कि भैया साहब कोई इकबाल ने सवाल कहा करना है चाहते कि हैं तो जरूर कीजिए। मस नहीं मसलहत से खाली, ये जहान मुल्क माही। तो अल्लाह ताला ने जो सारी चीजें बनाई हैं हमारे, वो मसलहत जी से मेरा कोई एक खाली सवाल नहीं। है। जी जी मेरा सर। नाम शहरयार मंसूर है। बेसिकली मैं इंडिया की पैदाइश है लेकिन कनाडा में रहता हूँ, अभी कैनेडियन सिटीजन हूँ। माशाल्लाह। देखिए हाँ मैं उर्दू आती है मुझे, लेकिन तालीम वगैरह इंग्लिश में भी है। कोई दरअसल ये बात है, नहीं। आपने बहुत सारी चीजें गिनवाई कि भाई जिसमें पॉलिटिकल विल है वो है और पब्लिक अवेयरनेस है। जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है वाइल्ड लाइफ सेविंग एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इवन हैबिtat कंजर्वेशन एंड अदर थिंग्स के ऊपर, हमें सबसे पहले, जहां तक मेरा कनाडा का एक्सपीरियंस है, इवन मलेशिया में भी मेरी फैमिली है, मलेशिया के स्कूल्स में भी मैं, मेरे बेटे के स्कूल में मैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन का हेड रह चुका हूँ। हम लोग जो सबसे पहले जो टारगेट करते हैं स्कूल्स की तरफ टारगेट करते हैं, क्योंकि नॉट ओनली दीज बर्ड्स एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिtat, इवन बच्चे भी हमारा फ्यूचर हैं। जब तक हम इन चीजों को, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर को और दीगर फ्यूचर्स जैसे एनिमल्स वगैरह का को कनेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम तो परसिस्ट होता ही रहेगा। तो मेरा सजेशन ये भी है
कि आप में से जो भी लोग स्कूल्स वगैरह से जुड़े हुए हैं उसमें जरूर इस तरफ फोकस करें, तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि हम कनाडा में लेक्स वगैरह पे बच्चों को लेके जाते हैं, बताते हैं कि भाई क्या होता है अगर ये चीजें नहीं हो जाएंगी। अगर समझिए कि जना कल के दिन अगर पूरे फिश अगर दुनिया से गायब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसी चीजें हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के नाम से उन्हें सिखाते हैं। तो आई थिंक कि जाना इंडिया में भी इस चीज की बहुत जरूरत है। और मुसलमानों की आबादी भी बहुत परसेंटेज के हिसाब से 10% के ऊपर है। तो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो हैं, उसमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स व्हाट आई फील। होप हाँ बिल्कुल आई सही मेक है आप। सेंस आउट ऑफ इट। सही फर्क कह रहे हैं आप। ये स्कूल में बच्चों को, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आम पब्लिक सारी जगह अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं पे ये नहीं है लिमिटेड के एक टारगेट है। अब अवेयरनेस तो सारे लेवल पे होना चाहिए, और खास करके आपने सही कहा स्कूल के बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर है, और इस प्लेनेट का फ्यूचर है। तो लिहाजा उनको भी उनके ही जरिए की जाए, शुरू की जाए। और है क्लब जो है, स्कूल क्लब, बहुत सारे इको क्लब स्कूलों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। आप सही फरमा रहे हैं शहरियार साहब। कोई और साहब? और कोई सवाल है तो, या कुछ सजेशंस है तो दीजिए। डॉक्टर अब्दुल माशम साहब। शम साहब हैं मौजूद? खैर मुझे सलाह देकर गायब हो गए। नहीं नहीं जी, मौजूद हैं भाई। जी जी जी। तो कोई तो सवाल तो आया नहीं? अगर सवाल हो तो मैं कुछ इजाजत हो तो कुछ बहैसियत आप सदर जरूर। कुछ कह दूं। जी। तो बहुत ही मालूमाती और बहुत ही तजजियाती तौर पर आप, तहकीकी तौर पर आपने ये जो परिंदे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं उस पर आपने सैर हासिल तफसीली गुफ्तगू की, और बहुत ही अच्छा मवाद पेश किया। और इन खूबसूरत परिंदों को आपने, उनके जो तस्वीर आपने पेश की, अ, शायद वही वजह थी कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे वो इसमें से गायब नहीं हुए। अब क्योंकि सदर का मामला आ गया है तो अब तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। इसलिए अब तो मसला परिंदों का भी नहीं रहा, मसला तो इंसान की खुद बका का है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो है, साइंस और नेचर ने एक स्पेशल एडिशन जो है छापा था, शाया किया था, जिसमें कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। क्योंकि ये सारा एक ये ग़िज़ा का चेन है और इसको बरकरार रखना जरूरी है। इसमें से कोई भी लिंक अगर टूट जाए, तो जैसे एनवायरनमेंट, जैसे आपने माहौल के ताल्लुक से कहा कि किस तरीके से परिंदों का माहौल, जो कुदरती माहौल है, वो खत्म होता जा रहा है। चाहे वो लेक्स हो जहाँ वो मछली खोर जो है परिंदे हैं। अब खुद मैं डल लेक कश्मीर गया तो मालूम हुआ कि कई स्पेशीज ऑफ फिशेस वैनिश्ड, बिकॉज वो जो लेक है वो सुकड़ रही है, झील जो है वो सुकड़ रही है। उसके कई वजूहात, सिल्टिंग है, यानी एनक्रोचमेंट है, ह्यूमन एनक्रोचमेंट है, वो सारी चीजें हैं। तो अब इसके लिए जो है तहकीक जरूरी होती है। जब तक कि हम तहकीक से हम मालूम नहीं करेंगे हम इसको कैसे बचाएंगे। तो इसीलिए जो है हमारे कनाडा से जो, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, जिन्होंने अभी कमेंट किया, तो इसीलिए जो है बच्चों को यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। अमेरिका और जो डेवलप कंट्रीज हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि आउट ऑफ द सिलेबस जैसे साइंस फेयर होता है, बच्चे खुद तहकीक करके लाते हैं। मिसाल के तौर पे आउल है, आपने कहा कि भाई एक हिंदुस्तान में एक छोटा सा एक उल्लू होता है, परिंदा, तो उसको जो है वो वाइट इज एंडेंजर्ड,
बच्चे जाके तहकीक करेंगे वो परिंदा क्या क्या खाता है, क्या उसको वो ग़िज़ा मुयस्सर हो रही है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तहकीक से जुड़ जाती हैं सारी चीज़ें। तो तहकीक बहुत अहम है। और प्रोफेसर यहिया साहब जो है, मैं ये यहाँ प्रोफेसर ज़फ़र एहसान साहब हैं, जाहिद हुसैन साहब हैं, तो ये तमाम मेरे फेवरेट हैं बहुत, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है, जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च से है, साइंसी तरीक़े कार से है, और ये तजुर्बाती साइंस को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो ये बहुत अहम है। जब तक अवाम इस बात को समझेंगे नहीं, वी कैनॉट सेव, बर्ड्स भी सेव नहीं करेंगे। मसला तो ये है कि यानी इंसान खुद जो है मखफूद हो जाएगा। तो ये खैर, नेचर टेक्स इट्स ओन रिवेंज। कुदरत जो है वो अपना रिवेंज लेना जानती है। तो हमें जहाँ हो सके, आपने मैं जो है 5 नवंबर को जो है से 10 नवंबर तक मालदीव में जा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो मालूम ये हुआ कि वहाँ डोडो बर्ड, आपको जानते होंगे ये साहब, जो जी जी जी, डोडो ठीक है, बर्ड, ये जमाने में। हाँ किसी जमाने में, एंड इट वाज एक्सटेंट आई थिंक 1600 सम, उसका मैं याद नहीं है, 1618 अर्ली जी 1600, या ये वहाँ पर वो खत्म हो गया। और न सिर्फ ये, बल्कि कई मछलियां, 97 स्पीशीज हैव डिसअपीयर्ड। ब्रेन कोरल जी मुख्तलिफ किस्म के होते थे, वो डिसअपीयर हो गए। तो ये जो है यानी ह्यूमन इन्वेंशन भी है। और आपने सही फरमाया कि जो है, अब हम हमारे जो वार्स हैं, जंगें हैं हमारी, वो न्यूक्लियर पे पहुंच चुकी हैं। वक्त आने वाहिद में हम जंगलों को उड़ा देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत ही सैर हासिल रहा आपका ये गुफ्तगू कह लीजिए, तहकीकी और साइंसी गुफ्तगू। तो माशाल्लाह जो है, आइंदा भी हम आपसे इसी किस्म के और भी मज़ामीन, उन्वानात पर, खुसूसन परिंदों से रिलेटेड। और मुझे सालिम अली साहब के साथ आपकी तस्वीर जो अब भी मौजूद है स्क्रीन पर, बड़ी हाँ, मैंने कहा कि बहुत मुबारक जनाब, मेरी बहुत शुक्रिया, जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया यहिया साहब, बहुत उम्दा। तो मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए। वही मैं कह रहा था तब। तमाम हाजरीन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी संजीदगी से आपने सुना। और एक रिकॉर्डिंग को स्टॉप शेयर। जी बहुत शुक्रिया, अब बंद कर देता हूँ मैं। जी जी, और बाकी शेयर स्क्रीन। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लगे रहते हैं उस उर्दू की खिदमत में। जज़ाकल्लाह लीव खैर। छोड़ दे, छूट जाएगा ना मेरे ख्याल से। लीव कर दिए तो खत्म हो गया। हो गया ना वो खत्म। ये लीव कर दो ना। हो गया खत्म, छोड़िए।